जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इतिहास की गवर्नर जनरल की इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में, जिनका कार्यकाल 1774 से लेकर 1785 तक रहता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वारेन हेस्टिंग के समय में कितने काम किए गए, कितनी सारी घटनाएं हुई थी जब वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बनकर आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसके तहत क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी राज्य क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था इस एक्ट के तहत, और उसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारण किया गया। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो भी बंगाल के गवर्नर आता था उसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं होता था, लेकिन पहली बार इस एक्ट के तहत क्या होता है, इस एक्ट के तहत जो है उसका कार्यकाल निर्धारित होने लगा कि हाँ, जो भी व्यक्ति बंगाल का गवर्नर बनकर आएगा उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, मद्रास, बम्बई, है ना, मद्रास और बम्बई दोनों, ठीक है। तो मद्रास और बम्बई के गवर्नर को क्या है, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। अर्थात मद्रास में और बम्बई में जो गवर्नर थे वो अब जितनी भी बातें बंगाल के गवर्नर कहेंगे वो उनकी सारी बातें मानेंगे। कहने का अर्थ ये है, ठीक है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जो 74 में पारित भी हो जाता है, ठीक है, उसमें ये कहा गया कि अब जो है बंगाल की गवर्नर है वो मद्रास और बम्बई के गवर्नर को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ी सी बातें और जानेंगे वारेन हेस्टिंग के बारे में। देखिए, वारेन हेस्टिंग सन 1750 में कंपनी के क्लर्क के रूप में आते हैं और वारेन हेस्टिंग को अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्योंकि ये सबसे पहले जो आपके वारेन हेस्टिंग है, इनकी एंट्री 1750 में होती है, लेकिन इनमें कार्यकुशलता बहुत ज़्यादा होती है, टैलेंटेड पर्सन होते हैं वारेन हेस्टिंग, इसीलिए इन्हें क्या कर दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है और कासिम बाजार का अध्यक्ष भी बना दिया जाता है। अब चूँकि जो वारेन हेस्टिंग है बंगाल के गवर्नर बन चुके हैं, अंग्रेजी राज्य क्षेत्र में काम करने लगे हैं, कंपनी के गवर्नर हैं, तो इनके समय में बहुत सारे काम हुए हैं। अब उनको देखेंगे कि इन्होंने, जो वारेन हेस्टिंग है, इन्होंने अपने जो कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग ने राजकोषीय कोषागार होता है, जो खजाने रखने की जो जगह होती है, उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफ़र कर दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस जगह को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों? क्योंकि जो कलकत्ता है वो अंग्रेज़ों का गढ़ था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा, यदि अंग्रेज का जो अड्डा था, सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों की चलती थी, तो वो था कलकत्ता। और इन्होंने क्या किया, वारेन हेस्टिंग ने आते ही मुर्शिदाबाद में जो पैसे रखे जाते थे, राजकोषीय धन रखा जाता था, उसको कहाँ पे, उसको ट्रांसफ़र करके कलकत्ता उसकी जगह बना दी गई। ध्यान रखिए। सन 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में एक मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मदरसे की स्थापना कब की गई, तो 1781 में की गई। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई, तो वारेन हेस्टिंग को याद रखिए, इन्होंने प्रथम मदरसा खोला मुस्लिमों की शिक्षा के लिए। याद रखिए, क्योंकि उस समय में 1774 में जब ये आते हैं, 1780 का टाइम पीरियड रहता है, उस समय में ये शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी जब जो वारेन हेस्टिंग इस तरीके से सोचते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने मदरसे की स्थापना में अपना योगदान दिया, उसी तरीके से गीता के एक अनुवादकार रहते हैं विलियम विल्किंस चार्ल्स, जिनका नाम रहता है, उनको वारेन हेस्टिंग ने आश्रय दिया। अर्थात जिन्होंने गीता का जो है इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया था। किसने किया था? कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो विलियम विल्किंस चार्ल्स थे। ध्यान रखिए। और इनको जो आश्रय है, मतलब ये कहाँ रहा करते थे, तो ये रहा करते थे, जो आपके वारेन हेस्टिंग थे, इन्होंने इनको आश्रय दे रखा था। ठीक है, और ये उन्हीं के समय में काम किया करते थे। आगे देखते हैं। वारेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाली जो वार्षिक पेंशन थी उसको बंद करवा दिया, है ना। उस समय में मुगल सम्राट को 25 लाख रुपए सालाना पेंशन मिलती थी, है ना। जो एनुअल पेंशन, वार्षिक पेंशन थी, वो उन्हें 25 लाख मिलती थी। और ये किसने बंद करवाई है, तो ये वारेन हेस्टिंग बंद करवा देते हैं आने के बाद। आगे देखेंगे। सन 1785 में भारत का पहला समाचार पत्र
बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया, इन्हीं के कार्यकाल में। ध्यान रखिएगा कब, 1785 में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है ना प्रकाशित होता है ना। और किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो जेम्स हिक्की के द्वारा। ध्यान रखिए, देखिए हम लोग थोड़ा सा पीछे मिस्टेक है देखा, जो 1780 में देखिए जो पहला भारत का जो समाचार पत्र है वो प्रकाशित होता है, जो बंगाल गजट है वो जेम्स हिक्की के द्वारा ही प्रकाशित होता है, लेकिन 1780 में 85 में नहीं होता है, क्योंकि 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, इसके बाद वारेन हेस्टिंग चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये जो बंगाल गजट है ये 1780 में ही आ जाता है, जेम्स हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र। याद रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सन 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है और जिसके मुख्य न्यायाधीश को एलिजा इम्पे नियुक्त किया जाता है। अक्सर ये बात एग्जाम में पूछी जाती है कि भारत में, ठीक है, तो सबसे पहले भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब होती है, सन 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है उच्चतम न्यायालय। और उसके पहले जो न्यायाधीश होते हैं वो कौन होते हैं, एलिजा इम्पे होते हैं। ध्यान रखिए, अब आगे देखिए, वारेन हेस्टिंग के समय में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है ना। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किससे युद्ध करती है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि मराठों से युद्ध करती है, और जिसका कार्यकाल कब तक रहता है, तो 1775 से 1782 तक इनका युद्ध चलता है, जो शालाबाई की संधि के साथ समाप्त होता है। यानी कि पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो वारेन हेस्टिंग के समय में ही प्रारंभ होता है। ध्यान रखिए, आगे देखेंगे, सन 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो मैंगलोर की संधि से समाप्त होता है। अच्छा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किनके किनके बीच में होता है, तो ईस्ट इंडिया आंग्ल, जिस तरीके से जो आपका आंग्ल मराठा युद्ध है, ठीक है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक उसी तरीके से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हैदर अली के साथ होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के साथ होगा, तो हैदर अली इसमें मारे जाते हैं और टीपू सुल्तान उनके बेटे इस युद्ध का नेतृत्व करने लगते हैं। ध्यान रखिए, टीपू सुल्तान आ जाते हैं, फिर आगे चल के तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी होगा, और लास्ट टाइम 1799 में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर, इस तरीके से मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना की जाती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि टैक्स वसूलने का जो बोर्ड होता है उसकी भी स्थापना की जाती है वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही। वारेन हेस्टिंग क्या करते हैं, वारेन हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब के लिए एक भारतीय अधिकारी रॉय रायन की नियुक्ति की। जो भारतीय अधिकारी होता था उसके पद को क्या कहा जाता है, तो रॉय रायन कहा जाता था। ध्यान रखिए, और इस पद को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राजवल्लभ थे। है ना, अक्सर एग्जाम में ये जो क्वेश्चन, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं, जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं, सब एग्जाम के क्वेश्चन है, उन्हीं से लिया गया है, जो पुराने एग्जाम्स में और आगे भी आने वाले एग्जाम में ये आ सकते हैं। चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम होते हैं भारत में, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, सभी में इस प्रकार के, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ध्यान रखिएगा। आगे क्या होता है कि वारेन हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी को उसका जो है संरक्षक नियुक्त कर दिया। नवाब थे, ठीक है, उस समय जो नवाब थे उनकी देखभाल के लिए किसको नियुक्त किया, तो मीर जाफर की जो विधवा, उनकी जो पत्नी थी, क्योंकि मीर जाफर तो लुढ़क जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो पत्नी रहती है उनका नाम होता है मुन्नी। ठीक है, मुन्नी को क्या कर दिया, नवाब का संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। सन 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त कर दिया। तो उस समय जो नवाब थे उनका, क्योंकि नवाब उस समय छोटे थे इस वजह से, है ना, आगे चल के फिर मुन्नी को भी हटा दिया जाता है 1775 में, और किसको, मोहम्मद रजा खां को उनका संरक्षण नियुक्त कर दिया जाता है। अब करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है और वारेन हेस्टिंग के समय में ही ये एक्ट पारित होता है, पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। और जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है तो सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में वारेन हेस्टिंग अपने त्याग, जो इनका पद रहता है उसको त्याग के इंग्लैंड वापस चले जाते हैं,
तब बर्फ द्वारा उन पर महाभियोग भी लगाया जाता है, परंतु 1995 में इन्हें आरोपों से मुक्त भी कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत में ऐसे पहले गवर्नर थे जिन पर महाभियोग लगाया गया, जिनका नाम है वारेन हेस्टिंग। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में, जिनका कार्यकाल 1774 से 1785 तक रहता है, जितनी भी घटनाएं घटी उन सब के बारे में डिटेल से जाना, एक एक सन के बारे में कि इस साल क्या हुआ था, अगले साल क्या हुआ था, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, किसने क्या किया था, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में बताई हैं और इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस लेक्चर से आपके लिए बहुत सारे फायदे ही होंगे, है ना। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। आपसे रिक्वेस्ट है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।